जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि गालिबन शायद एक ख़ास तासुर क्रिएट किया जा रहा है। और मैं ये ज़ाती तौर पे अब समझता हूँ कि इमरान खान गालिबन इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि उनका जो ये बयानिया था पहले जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तहरीक अदम एतमाद से लेके आज तक, उनका ये बयानिया था, पहले उन्होंने कहा कि साइफर वाली एक कहानी, वो ख़त वाली आपको याद होगी, इस्लामाबाद के जलसे में ख़त का लहराना, वो जब डिफ्लेट हुई, डिफ्लेट कैसे हुई कि जिस वक़्त ये बात अयां हुई और ये एक रोज़े रोशन की तरह सबको पता चला कि एक झूठ पर मबनी ड्रामा क्रिएटेड था और वो किसी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में नहीं हुई। वो गालिबन उस ऑडियो लीक ने, ये सवाल ज़रूर उठता है कि ऑडियो लीक्स की सैंक्टिटी क्या होती है, लेकिन पब्लिक रियल्म में ना उसका आज तक डिनाइल आया, ना उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उसको डिनाई किया, और ना ही वो जो 5 पार्टिसिपेंट थे उस मीटिंग में, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे जो उस वक़्त उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, ना ही उसके उनके जो बाकी 2 वज़रा असद उमर और जो परवेज़ खटक थे, ये 4 लोग उसके पार्टिसिपेंट थे। किसी एक ने उस मीटिंग के हवाले से डिनाइल नहीं दिया जो कि साइफर से रिलेटेड था। अब साइफर पे उनकी कहानी क्या थी कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट, अमेरिकन स्टेट ऑफिस का कोई एक डोनाल्ड लू के हवाले से उन्होंने जो बात की कि वो एक इंटरेक्शन में उन्होंने ये कहा और ये कहा और ये खत तहरीर हुआ। बिल्कुल एब्सोल्युटली बिजार, नॉवल, टोटली सेल्फ क्रिएटेड, एक खुद से एज्यूम करके एक कहानी क्रिएट की, और जब वो कहानी डिफ्लेट हुई, जब वो कहानी फटी, तो किस सूरत में फटी कि वो ये साबित हो रहा है कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं उसी मीटिंग के कंटेंट्स के अंदर है कि सर इसके अंदर तो वो चीज़ नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड कर दें, लिख दें और परवाह मत करें, मिनट्स के अंदर ये बात आ जाए, दैट इज़ ऑल, दैट इज़ मोर देन इनफ, और इसको फिर हम देख लेंगे, और ख़त तो वो है जो मेरी जेब में होगा, और अवामुन नास का हाफजा क्या है, मैं उसको लहराऊंगा और मैं कहूँगा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश की। अब असल हकीकत क्या है? जब इनकी हुकूमत गिरी तो किन हालात में हकीकत गिरी? ये जो आज मैंने मलिक रशीद साहब को 7 तकलीफ दी है जस्ट टू क्रिएट एन एविडेंस, आप सब जानते हैं मैं इनके नीचे विंग हूं, ये मेरे मोहतरम भी हैं, मेरी इनसे एक रिश्ते में भी मेरी ताल्लुकदारी जो आप है, ये मेरे कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। तो मैं इत्तफाक से इस्लामाबाद इनके पास मिलने के लिए गया था। जब मैं इनके लॉजेस पर पहुंचा तो वहां पर इनके चंद अहबाब दोस्त बैठे थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, और वो बड़े सख्त नाला थे, शदीद नाराज थे पीटीआई की हुकूमत से। तो उन्होंने ये समझते हुए कि मेरी शहबाज साहब के साथ एक कुर्बतदारी और एक्सेस है, तो उन्होंने कहा यार हम तो इस आदमी के साथ, ये जो वजीर आजम बन के बैठे है, इसने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है, इसने मुल्क की सियासत का सत्यानाश कर दिया है, इसने पार्लियामेंट को एक मजाक बना के रख दिया है। चंद सरकारी अफसरान जो कि बावर्दी होते हैं वो पार्लियामेंट को आके चलाते हैं और कवानीन को पास करवाने के लिए उनके सिवा ये अपने तौर पे तो कोई लेजिस्लेशन तक पास नहीं कर सकता। और आज हमें ये फोर्स कर रहे हैं हमारे जमीर के खिलाफ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर और ओवरसीज पाकिस्तान, तो उसने कहा ये तो टोटल इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। अगर ये उसमें राणा कासिम नून थे, उसमें सरदार रियाज मजारी थे, ये 2 इसहाब थे जो मुझे वहां पर शेख फयाजुद्दीन भी मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में मुझे मिले। तो मैं वो बात लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चला गया, तब वो नवाब शेर वसीर भी थे। तो मैंने जाके शहबाज साहब तब ऑपोजिशन लीडर थे, मैंने कहा सर मैं तो आज इस्लामाबाद आया हूं कोई एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मैंने जो सेंटिमेंट पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी का देखा है तो ये मेरे ख्याल में सरवाइव नहीं करते फॉर मोर देन कपल ऑफ डेज। अगर आप थोड़ी हिम्मत करें और इनको इसकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनको नाकाम करें, ऑल राइट। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा वो करना चाहते हैं तो आप उनसे बात करें। हम उनके पास गए तो मुझे उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा भाई हम बिल्कुल इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे और ओवरसीज के पाकिस्तानी के वोट के इस कनेक्शन में जो कि इमरान कह रहे हैं,
मुल्क के मुजव्वजा कानून के तहत तो उनके पास हक है, वो अपने वोट को पोस्टल बैलेट या पाकिस्तान में आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि उनके वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशंस, जो कि इम्पॉसिबल है, इनके पास उसका कोई डिजाइन नहीं है, ये इक्वेशन चेंज करना चाहते हैं, वो एरियाज जहां से एक्सपर्ट्स एक बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर बैठे हैं, लोकल वोटिंग, जो लोग अपना वो वोट का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, तो ये टोटल उसकी इक्वेशन को चेंज, तो वी वांट टू से दैट कि इसके साथ हमने नहीं चलना। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को सारी डिटेल बताई, उन्होंने कहा आप राब्ता करें। हमने राब्ता किया तो 12 अफराद के साथ मेरी मीटिंग हुई, उन कौमी असम्बली के अफराद के साथ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 12 अफराद, 12 के 12 ने यक जुबान ये कहा कि जी ठीक है, हमें इमरान से कोई इंटरेस्ट नहीं, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुईशत का दिवालिया कर दिया है, सतह गुर्बत से मुल्क को बिल्कुल उतार के नीचे फेंक दिया है, IMF के साथ किए गए मुआहदों के ऊपर ये चीट कर रहे हैं, हमें पता है कि इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। हम लोग अवामी नुमाइंदे हैं, हम चीजों को समझते हैं। बेरोजगारी इंतहा की है, इस वक्त मुल्क के अंदर एक हैजान की कैफियत है, और यह स्वाय अपनी पॉपुलैरिटी के सर्ज के किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता। हमें सिर्फ एक फिक्र है कि अगर हम फैसला कर लें कि आपके साथ जाएंगे, तो हमें किसी अदारे की तरफ से स्पेसिफिकली मीनिंग बाय कि ISI के उस वक्त के जो सरबराह है वो ना हमें कहीं रोक दें। मैंने कहा तो बड़ी सिंपल बात है, आई कैन पब्लिकली क्लेम दैट आई नो हिम। मैं उनके पास जाऊंगा, मैं जाके बात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि सर इनफ इज इनफ। 4 साल तक आपने इनको चाहे मॉरल सपोर्ट ही दी, आपने इनको चलवाया, ये अलायंस इनके अलायंस नहीं थे। इमरान की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन अगर MQM साथ खड़ी थी तो MQM किस वजूद के साथ साथ खड़ी थी? उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और जब MQM ने फैसला कर लिया बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी कि वो आपसे पीछे हटेंगे, तो आप कहते हैं ये साजिश है। आपके साथ बाप वाले साहब, आपके साथ बलोचिस्तान पार्टी वाले आपके साथ खड़े थे, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे, आपकी हुकूमत गिरेगी जब वो आपकी हिमायत छोड़ेंगे। आपके पास तो अपनी जमात के मतलूबा नंबर ही नहीं है, आपके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, आपके पास तो आप यू आर नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, आप है ही नहीं। तो आपके पास जब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BNP बेंगल, ये लोग आपके साथ ना हो और वो 14 वोट्स उनके आपके साथ ना हो, तो आपकी हुकूमत कायम नहीं रहती। तो ये इक्वेशन PDM ने समझी, PDM ने इन जमातों के साथ राब्ता किया, तय पा गया कि वो लोग जो इनके साथ खुद इनकी जमात को छोड़ना चाहते, एक तरफ तो ये अपनी कोशिशें कर रहे थे जो लोगों को लियोर करके, वो भी आपने ऑडियो लीक्स में सुना कि किस तरह की गुफ्तगू थी, और इस्टेब्लिशमेंट ने वाजे तौर पे फैसला कर लिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। इसकी मैं आपको शहादत दे सकता हूं। इसने उनको गद्दारी का ताना कब दिया? जब इसने कहा कि मेरी मदद करें इन पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना इन पॉलिटिकल पार्टीज पे, आपकी हुकूमत बन रही थी, एज लॉन्ग एज यू वर द गवर्नमेंट वी सपोर्टेड टू यू टू द बेस्ट, जो हमें हमारा आईनी किरदार होना चाहिए था हमने अदा किया। आज अगर आप ये कहें कि इसको हुकूमत को गिरने से रोकने के लिए हमारी हमायत करें या हमारे MNAs को आप जाकर रोकें, तो वी आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, ये साहब बाहर निकल आए, पहले इन्होंने वो साइफर का खत का बहाना एक तहरीर किया, वो कासिम सूरी के हाथ में दिया, कासिम सूरी ने उसको एक रूलिंग बना के दिया, उस रूलिंग की सूरत में असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया। अब यहां से वो कहानी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, मैं आपका हाफजा सिर्फ आपको याद करा रहा हूं, मैं कोई बात ऐसी नहीं जो कि फैक्ट से बाहर हो, अजम्पटिव हो या मेरा सियासी बयानिया हो, नो, मैं सिर्फ हकाइक आपके सामने रख रहा हूं। तो वो जब जाकर अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, तो फैसला तो ये होना था ना कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है या गैर आईनी है। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है तो उसके ऊपर बेस्ड सदर मुमलिकत का फैसला बिल्कुल गैर आईनी होगा और असेंबली बहाल होगी। असेंबली बहाल हो गई, उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया गया, यूनानिमस फैसला था, एक जज का बीच में डिसेंट था टू वन सर्टेन पॉइंट, लेकिन पांचों ने असेंबली की बहाली को कहा कि यह असेंबली गलत तोड़ी गई है और यह साइफर बेबुनियाद है। जब ये 2 सनद जारी हो जाते, एक वो जो उनकी मीटिंग के अहवाल बाहर आते, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारे के सरबराह यह कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जिसमें साजिश का एलिमेंट हो नहीं मौजूद। फिर DGISPR आके स्टेटमेंट दे रहे कि कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कंटेंट के साथ जो कि आपने कासिम सूरी को दिया, सिक्योरिटी कमेटी उस पूरे कंटेंट के साथ जो डिटेल्स उनके साथ हैं वो एक बात कह रही है, लेकिन ये आदमी ये अपने आप को एक बिल्कुल हर चीज से बालातर समझ के एक झूठ पर मबनी बयानियां लेकर इन दो वाकयात के बाद भी इसके अंदर इस हद तक अपनी इस बात के ऊपर ढिठाई पर यह कायम रहा कि यह पब्लिकली साइफर 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 करता रहा। आज कहां है साइफर? वेयर इज इट? आज कहां है एब्सोल्युटली नॉट? आज कहां है अमर बिल मारूफ? अब इसके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि तब के सिपा सलार जनरल बाजवा को यह पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले, इसने गद्दारी के फतवे बांटे और कल फिर दोबारा आके बैठ गया। कल आके कहते हैं कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने NRO दिए? यस सर, माइंड इट, जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे मेरे पास शवाहिद हैं। हम जनरल बाजवा को तब भी कहते थे कि इज अ बुल इन चाइना शॉप। क्या कर रहे हैं ये और पॉलिटिक्स दो मुतजाद बातें। ये पाकिस्तान के लिए ये शख्स जहर कातिल होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के इस पूरे निजाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशी ढांचे के लिए। क्योंकि वी नो दैट कि ये बिल्कुल हमने कोई बात अपने तौर पर ये नहीं, हमें एक अवामी अंदाज में एक चीज का एहसास था। ठीक है, आपने ये फॉरेन फंडिंग्स के अरबों रुपए के फ्रॉड के साथ एक सोशल मीडिया पे आपने एक अपना कल्ट क्रिएट करके एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करने की कोशिश की है, राइट, बट दैट कुड बी सीन। ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो अगर NRO की बुनियाद पर कोई गद्दारी है, अगर NRO किसी गद्दारी की बुनियाद बन सकता है, तो उसकी बुनियादी पहले सवाल वो जवाब दें कि वो NRO जो जनरल बाजवा ने एक्चुअली दिया, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तब सबको पता था। आपके पास जो सवाल लोगों से पूछते रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स, तो हमने बड़ा बारहा, मैंने 20 टॉक शोज पर, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, 20 जजेस के साथ, जूरिस्ट के साथ, मैंने उनसे एक ही सवाल बार बार पूछा कि सर मुझे दुनिया की कोई रेट्रोस्पेक्टिविटी की जुरिस्डिक्शन बताएं कि जब एक कानून मौजूद ना हो कि आपने ये चीज डिक्लेयर करनी है और बाद में आप कोई 10-15 साल के बाद वो कानून मुरतब कर लें कि आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, तो जो उससे पहले के, जो उस कानून के बनने से पहले के नॉन डिक्लेरेशन है वो किस तरह से जुर्म ठहरेंगे। तो आपकी तो जो बनी गाला की परचेज थी जमाइमा एंड कंपनी के साथ, तो वो तो आपकी डिक्लेरेटरी रिजीम के अंदर थी। वेयर वाज दैट डिक्लेरेशन? क्या आपको बीवी का गिफ्ट मिला था? तो कैसे मिला था और कैसे वो फैसला आपके हक में आया? कानून के मुताबिक तो सारी दुनिया को पता था क्या होना है। तो फिर अगर NRO था तो एक ही जनरल बाजवा ने NRO दिया। यह कैसे NRO है जो आप अलेज कर रहे हैं? शहबाज शरीफ 150 से ज्यादा पेशियां भुगते, यह जनरल बाजवा का NRO है। उनका बेटा 4 साल मुल्क बदल रहे, किस जुर्म की सजा में? कि उसने अपना कारोबार क्यों किया? क्या यह NRO था? मरियम नवाज शरीफ बाप के सामने जेल में बंद कर दी जाए, यह NRO है? मियां नवाज शरीफ अपनी अलील अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाए कि मैं अपने ऊपर लगे इल्जामात को फेस करूंगा, और 200 से ज्यादा तारीखें जाकर अदालतों में भुगते बेबुनियाद मुकदमात की, झूठ की, अगर उनको रिलीफ मिले और झूठे मुकदमात के खात्मे का वक्त हो, तो यह NRO है। NRO वो था सर
आपने एनआरओ, आप एनआरओ की शायद क्या तशरीह चाहते हैं? आप एनआरओ की क्या आप चाहते हैं कि आपकी ये डर्टी लॉन्ड्रिंग, डू यू वांट अस टू टेक यू राइटली टू द क्लीनर्स? ये तो एक बिल्कुल तमाशा है आपका, समझ से बालातर है। अगर किसी को एक फैसला मिलता है तो आपके हवारी वकला, जिसमें बड़े सीनियर, मुझे तो एतजाज अहसन साहब पर बड़ा दुख हुआ, वो कहते हैं ये फैसला जनरल बाजवा ने दिखाया। मैं कहता हूं कि हुजूर, ये वो फैसले हैं जिनका अदालतों में चले जाना इस जुडिशियल सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। वी नो दैट 100 साल की बनी जुरिस्डिक्शंस को तब्दील किया गया था। आपके लिए अगर ये चीजें हैं कि कोई शख्स गद्दारी कर रहा है सिर्फ इस बुनियाद पे, और ये उसको गद्दार डिक्लेयर कर दें सिर्फ इस बुनियाद पे कि आज किसी को कहना, नहीं 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 नहीं, नो नो मिस्टर इमरान खान, वी हैव फेस्ड इट। पूरी जमात ने बहसीयत जमात फेस किया है। क्या गुनाह था राणा सनाउल्लाह का कि उसने पब्लिकली आपसे डिसेंट किया था, हीरोइन डाल दी उसके ऊपर? क्या गुनाह था साद रफीक का कि वो पब्लिकली आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ता था, उसको जेल में डाल दो? क्या गुनाह था एहसन इकबाल साहब का कि उन्होंने बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक डेवलपमेंट वर्क कराया, जो बाद में कोर्ट के अंदर उनके ऊपर बरियत आई? तो कौन उनके 6-6 महीने 2-2 सालों के इनके हिसाब देगा? व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ हमजा शहबाज शरीफ? वो तो किसी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं थे। 2 साल से ज्यादा आपने उनको जेल में रखा, पूरी जमात को तकलीफ में रखा, पूरी रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया कि इसको तोड़ने के लिए, इस जमात को सरकमवेंट करने के लिए, इसके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। वो जावेद इकबाल चेयरमैन नैब जो थे, उनका जावेद चौधरी के साथ जो इंटरव्यू था, वो क्या किसी को भूल गया? जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग और इन लोगों को पकड़ना है, जेलों में डालना है, इस पार्टी को तोड़ना है, इमरान को इख्तिदार में लाना है। और आज आप बाहर निकल के वही जो आपको मोहसिन आप जिनको गिरदानते थे, 25 से ज्यादा ओकेजन्स पर आप उनको कहते थे कि ये इस तरह के, आज आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। और किस लिए गद्दार हैं? कि वो मुस्लिम लीग को एनआरओ दे रहे। फैक्ट्स के कितनी खिलाफ बात हो सकती है? मैं आर वी स्टिल ऑन लाइव? जी जी, बिल्कुल राइटली मलिक साहब ने भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब वाला, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाला, पीपल्स पार्टी की पूरी जमात, वो फरियाल तालपुर साहिबा वाला, जरदारी साहब वाला, उसमें किस जगह पर आपने कोई कसर छोड़ी किसी को तोड़ने के लिए? तो मेरा ये सिर्फ आपके साथ आज एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूं कि अगर जनरल बाजवा ने कोई एनआरओ दिया है, वो एक ही एनआरओ है और वो एनआरओ इमरान खान को मिला है और उसके अंदर करोड़ों रुपए का हिसाब है। वो जायदाद है जिसको लेने के लिए कोई वसीला नहीं था। वो पैसा कैसे आया आज तक कोई हिसाब नहीं है। वो सादिक और अमीन कैसे बना, वो सदाकत और अमानत एक एनआरओ को हिस्सा थी जो जनरल बाजवा की तरफ से इनको मिली, इससे ज्यादा कोई और एनआरओ किसी को मिला नहीं है। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर आपने फैसला किया है असेंबलियां तोड़ने का, आप देखें ना कैसा ज़ोफ है, इस पूरी बात में कितना ज़ोफ है। एक शख्स इक्तदार की हवस में इतना लालची है कि ये उसकी जात मुल्क की पार्लियामेंट से पहले, मैंने आपको फौज के साथ उसका किरदार, अदलिया को दी जाने वाली गालियां, जब असेंबली बहाली केस का फैसला आया, इस आदमी ने उन जजेस की जो उस बेंच पर बैठे थे, ना उनके फैमिली मेंबर्स को छोड़ा, इसके कोई मॉरल्स जो थे वो हमने देखे। इसकी सोशल मीडिया ट्रोल टीम ने जिस किस्म का हैजान बर्पा किया, उस अदारे की तकरीम को हवा में उड़ाकर फेंक दिया। आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट जजेस। कई जजेस से मैंने खुद सुना है कि यह क्या मुल्क के अंदर सियासत किस तरफ चल गई कि जजेस अगर फैसला दें तो वो इनकी तोपों के निशाने पर हैं और वो जिसको चाहे जैसा चाहें, जितना बेदरेग उसका इस्तेमाल करना चाहें, बिकॉज इट इज अ लिमिटलेस चेकलेस पोजीशन कि आप जो मर्जी इसके ऊपर हर्जा सराई करते रहे, कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, मानते हैं। अब फिर रही सही कसर इस आदमी की अना के आगे, पार्लियामेंट भी बहुत एक ट्रिवियल चीज है, बड़ी छोटी चीज है। यानी अगर यह इक्तदार में नहीं होगा तो कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं होगा। अगर आपका कोई नजरियाती असूली मौकफ था कि आपने पार्लियामेंट से बाहर निकलना था, तो वाई यू केप्ट केपी? क्यों रखा आपने केपी? अगर आपका यह नजरियाती असूली मौकफ था,
आप सिस्टम की किसी ज्यादती के खिलाफ थे, आप ये समझते थे कि वाकई यहां पर बैरूनी साजिशें होती हैं, वाकई यहां पर ऐसे साइफर्स आते हैं, वाकई आपका अमर बिल मारूफ का मंत्रा दुरुस्त था, आप वाकई समझते थे कि ये न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो ये सारी बातें अगर दुरुस्त थी, आपको हकीकी आजादी की तलाश थी, एक ऐसी हकीकी आजादी की तलाश कि जिस हकीकत के साए तले पनप के बचपन में चलना सीखा, बड़े हुए और उसके बाद जाकर खड़े हुए, और आज कहते हैं कि हकीकी आजादी चाहिए वहां से। व्हाट अ स्ट्रेंज, कैसा एक अजीबो गरीब तजाद है। आपने पार्लियामेंट से निकले, सूबाई असेंबलियों को कायम रखा आपने क्योंकि वहां पर हुकूमत केपी में आपकी मौजूद थी, तो वो हेलीकॉप्टर्स और ये कल जो आपने हेलीकॉप्टर का कानून पास किया वो भी उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। पंजाब असेंबली इसलिए कि जब तक मेरे पास वहां पे हुकूमत मौजूद है, तो ये टोटल एक फसाद और एक फ्रॉड की आपकी कैफियत है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच जी। बेटे पीछे आ जाए, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव टू। आप बेटा इधर आ जाना, पीछे आ जा, इस तरफ आ जाए, इधर आ जाए बेटा। जी तकरीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारे जो कन्वेंशंस हैं, हम बाहर निकल रहे हैं पब्लिक के पास, हम तो सिर्फ हकाइक बयान करने निकल रहे हैं। ये हमारा सियासी हक है। आपके सामने डेली मेल की अपॉलॉजी है। हम समझते हैं कि ये हक की फतह है। वो डेविड रोज वाले केस में इसकी बिल्कुल बेबुनियाद शहजाद अकबर के साथ मिलकर एक कंसीव्ड प्लॉट था, झूठ पर मबनी था। उस प्लॉट में उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों पर यानी शहबाज साहब पर इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने पाकिस्तान के वो रिलेशंस यूनाइटेड किंगडम के साथ जिसमें डिफेड पाकिस्तान की एजुकेशन के लिए बेतहाशा उसकी खिदमात हैं सर माइकल बार्बर की सरबराही में, उनके ऊपर ये एलिगेशन थी कि अगर डिफेड के को फंड्स आए तो वो पर्सनल गेन के लिए चले गए। डिफेड ने देन एंड देयर रिबटल दिया, उसका कोई जवाब नहीं था। डेली मेल ने वो डेविड रोज साहब की जो स्टोरी थी उसको छाप दिया, कुछ अरसा उस पर स्टैंड किया। जब हकाइक पर आया और कोर्ट ऑफ लॉ में इंग्लैंड के अंदर उसको हम डेफामेशन में लेकर गए, वहां पे आपको पता है कि टॉर्ट्स के लॉज बड़े सख्त हैं, और उस सूरत में जब उनको लगा कि उनको सजाएं होंगी, उनकी स्टोरी झूठी है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इसी तरह से नेशनल क्राइम एजेंसी में जो पूरी इंक्वायरी यहां पर नैब ने की, जो पूरी इंक्वायरी यहां पर FIA ने की, सिमिलर सेट ऑफ एलिगेशंस को नेशनल क्राइम एजेंसी में भेजा। हम ये अब पब्लिक के पास पूरी स्टोरी लेकर जा रहे हैं कि वो भी टोटल बेबुनियाद थी। NCA ने क्लीन चिट दी, दुनिया की सबसे रिफाइंड इन्वेस्टिगेटिव, सबसे क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस एजेंसी ने क्लीन चिट दी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का बेहुदा, बिल्कुल बेबुनियाद, बेसलेस इल्जाम है जो कि शरीफ फैमिली के ऊपर है। इसी तरह राणा सनाउल्लाह के ऊपर अदालत से बरीयत आई कि ये मुकदमा झूठा है, कोई एक शहादत तक नहीं है। इसी तरह एहसन इकबाल साहब के ऊपर कि ये मुकदमा झूठा है। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक के इंडोर्समेंट आई कि ये कैसा नैब का केस है जिसमें कोई बनता नहीं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब के बेल ऑर्डर को आप पढ़ के देखें। तो हम ये पब्लिक के पास मैसेज लेकर जा रहे हैं कि ये सारे मुकदमे झूठे और बेबुनियाद थे, ये हक की फतह है। इसमें वो हमने, क्योंकि सिस्टम के अंदर हम पर मुकदमात थे, ट्रायल्स फेस किए, अदालतों में गए, शहादतें दी, इनके मुकदमात को बेबुनियाद बताया, इनके मीडिया ट्रायल को फेस किया। आपको याद होगा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मजबूर होकर कह दिया था कि ये जो आप कर रहे हैं ये तो गैर इस्लामी भी है कि आप एक इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद मीडिया ट्रायल आप शुरू कर देते। सो मीनिंग बाय सर कि ये आप जो कह रहे हैं इसमें हमारा पब्लिक के पास जाने का तो ये मोटिव है। इनका मोटिव एक फॉल्स फसाड क्रिएट करना था। जहां तक बात रही कि बातचीत की, तो सदर मुमलिकत के साथ इसहाक डार भी मिले हैं अपना। कल मैंने देखा है कि आजम नज़ीर तारिड़ हमारे लॉ मिनिस्टर हैं और गालिबन
अयाज सादिक साहब, ये लोग भी मिले हैं। मेरे पास इस चीज़ की डिटेल्स नहीं है कि वहाँ पर क्या कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली सदर मुमलिकत की हैसियत बड़ी सानवी है। जो कहेगा इमरान खान, उसके पीछे फिर सारों को पता ही है आपको कि क्या उसकी कंडीशन है, उसकी पार्टी में कौन सी डेमोक्रेसी है। देखिए, एक बात आप अपने पास क्लियर कर लें, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये नहीं कि मुझे कोई, आप सब जानते हैं, हम एक दूसरे को मकामी तौर पे जानते हैं। मैं अपनी या मलिक साहब की या शेख वसीम साहब की या अहमद सईद साहब की या डिस्ट्रिक्ट कसूर में PMLN की बात के साथ मैं कह सकता हूं कि हम आज भी कॉन्फिडेंट हैं। अगर इलेक्शन सुबह होते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी सारी सीटों में अपनी कम बैक देखते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन यहां सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। आज इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को इस्तेहकाम की जरूरत है। एक बड़े पोलराइज्ड इन्वायरमेंट में जिसमें आज हम खड़े हैं, इसमें क्या गारंटी है, विच लॉजिक एनीबडी हैज कि एक नए फ्रेश मैंडेट की तरफ जाते हैं और ये 3 से 4 महीने में हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, उसको मार्च, अप्रैल, मई और सेकंड जो उनकी मीटिंग है IMF की जायजा कमेटी की मीटिंग जो है वो भी सर पे खड़ी है, रीपेमेंट सर पे खड़ी हैं। अगर हम केयर टेकर्स को ला के बिठा देते हैं तो कैसे मुश्किल फैसले हैं जो वो ले सकेंगे। मैंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने महंगा बिजली को किया, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा। मैंने महंगा पेट्रोल को किया, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा। बट आई हैड टू, फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस कंट्री, जो गलतियां इस शख्स ने की थी, जो IMF के साथ किए मुआहिदों पर इसने शोन इज बैक की थी, जो जिसकी बुनियाद पर इसने उन मुआहिदों को फ्लाउट किया था, जिसकी बुनियाद पर इसने 150 अरब की सब्सिडीज, महंगा तेल बाहर से खरीद कर यहां पर लाके पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिंक करने की बदतरीन साजिश की थी। आप सब लोगों ने खुद सुने, मोहसिन लगारी और शौकत तरीन की वो ऑडियो आपके सामने है, कोई छुपी ढकी बात नहीं है। वो कह रहे हैं भाड़ में जाए IMF, कुछ भी होता रहे, लेकिन आप इस मईशत को इस्तेहकाम देने की बात कर रहे हैं। सो यहां ये झगड़ा नहीं है, यहां प्रॉब्लम यह है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ताबे नहीं होने चाहिए। वो अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये साबित करना चाहे कि मैं इंतखाबात को फोर्स कर रहा हूं, तो ये मुल्क के इंतखाबात और सियासत के लिए भी मुनासिब नहीं। हाँ, यस, एक बात जरूर है, आई विल वेट फॉर द डे ये करें, इंतखाब का ऐलान तोड़े KP असेंबली, कौन रोक रहे हैं? वहां तो परवेज इलाही नहीं है, तोड़े, आज देखते हैं, वी आर वेटिंग फॉर इट। वो यार सारा ही बलोच साहब झूठ था, आप मानते हैं? आप दिल पे हाथ रख के मुझे कहें, मुझे सच कहें। आप अगर मानते हैं मुझे कहें, मैं आपके जवाब देने को तैयार हूं। अगर वो झूठ बेबुनियाद मुकदमात थे और अगर इंसाफ हो रहा है और खत्म हो रहे हैं, तो मुझे एक एक मुकदमे की आप मुझसे बात कर लें। क्या नवाज शरीफ कोई सड़क पे खड़ा कोई ऐसा आदमी था जिसके पास जायदाद नहीं हो सकती थी? अरबोंपति आदमी था यार, अगर उसने एक फ्लैट ले लिया था तो क़यामत थी, अपने पैसे से था उसके। ये इसने ढंढोरा झूठा पीटा, पूरी बात ही उल्ट करके रख दी। तब वो बैठे थे वहां पे किबला मोहतरम, वो जो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ, और एक ऐसा आदमी जिसका फ्रॉड साबित हो रहा है, वो उसको मिल भी रहा है ना और वो डिस्क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो झूठ सा खत्म हो रहा है, टाइमली होना चाहिए। थैंक यू। ये दुरुस्त है जी, मैं आई हैव विद द पिंच ऑफ सॉल्ट मुझे ये एडमिट करना पड़ता है कि जो लैंडमाइंस PTI की गवर्नमेंट बिछा कर गई है, जो बेहतरी उस वक्त में और दौर में जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाने की, GDP की ग्रोथ की, डेट की मैनेजमेंट की, बिजली की जनरेशन की, कारखाने के चलने से एक्सपोर्ट बेस्ड कारखानों के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी बेहतरी की, ये पूरा साइकिल अगर चलता है तो ये इन्फ्लेशन वगैरह कम होती है। 4 साल किया ही कुछ नहीं, उसका इम्पैक्ट है ये, उसका नतीजा है ये। उस 4 साल की मिस गवर्नेंस और मईशत की तबाहहाली का ये आज नतीजा है कि अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बावजूद
हम इस वक्त मुश्किल में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अजीज मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने पहले भी बारहा बेशुमार दफा टर्न अराउंड की है। आपको याद होगा एशियन टाइगर के दौर का वक्त, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ का 2013 से 18 के दौर का वक्त, जिसमें बेपनाह तरक्की, मुल्क की मईशत की बेहतरी। तो अभी देखें भी 4-6 माह की 8 माह की हुकूमत है, बड़े टर्मोइल्ड सिचुएशन में हुकूमत है, बड़े वॉलेटाइल रहे हैं, बाई इलेक्शंस आफ्टर बाई इलेक्शंस, टिकटों के गलत सही फैसले, क्राइसिस दर क्राइसिस, एनीवेज ये सारी मुश्किलात थी। बहरहाल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को इस बात का यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर कोई सूरत हाल बेहतर कर सकती है तो मुस्लिम लीग और उनके अलाइज इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे। गुजारिश ये है कि इस वक्त ऑलमोस्ट सनते फैसलाबाद में देख ले सारी पानी पड़ी है। क्या मुस्लिम लीग की मौजूदा हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ के दौर को फॉलो कर सके? ये आपकी बात जो है भुट्टा साहब, मैं कुछ हकाइक आपके सामने रखूं। मेरे लिए बाइस फख्र होगा कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान किए गए इक़दामात की मुकम्मल तौर पर अमलदारी आज भी हम कायम करें। इस हुकूमत की सलाहियत बिलाशुबा आप इस बात को जानते हैं कि अगर आज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं फॉर प्रोविजन ऑफ गैस तो मुझे आज से 6 माह पहले करने हैं। अगर मुझे इस विंटर के लिए गैस चाहिए तो मैंने LNG के मुआहदे चाहे कतर से करने हैं या कहीं और करने हैं तो मुझे कुछ 6 माह पहले करने हैं आज प्रोवाइड करने के लिए, या खास वक्त से पहले करने हैं। इस प्रीवियस गवर्नमेंट के जराइम में यह भी शामिल है। आज अगर मुझे मुश्किल है तो मेरी मैनेजमेंट है कि मैं किसी तरीके से, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। आज अगर एक तो मैं लोड को शेड कर दूं डोमेस्टिक के लिए तो एक कोहराम बर्पा होगा। अगर आज मैं फैक्ट्री को नहीं दे रहा तो मेरी एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। अब इसको मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है, शॉर्टेज है, फिर यूक्रेन रशिया वॉर की बुनियाद पर शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है। वहां पर दूसरे ममालिक खड़े हैं बिल्कुल नेट कैश लेकर हाथ में जिस मर्जी रेट पर उठाना उठाते हैं। हमने तो निगोशिएट करके डेफर्ड पेमेंट्स पर बड़े मुश्किल हालात में से लेकर जाए, तो देयर इज अ डिफिकल्टी। ये मुझे भी पता है, अवामुन नास को भी पता है और कारखानादार को भी पता है। सो इस मुश्किल हालत में हमने इस मुल्क को स्टीयर करना है और अपनी पूरी सही करेंगे इंशाल्लाह इसके लिए। देखिए भट्टी साहब, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तो वो सपोर्ट इमरान को देते रहते और इमरान की गवर्नमेंट जिस तरह 4 साल अनप्रेसिडेंटेड, इस तरह की सपोर्ट कभी इस अदारे की तरफ से किसी एक गवर्नमेंट को मिली नहीं, और कोई शख्स इस दर्जे उत्तम तक नालायक हो सकता है जिस तक इमरान है कि इतनी सपोर्ट के बावजूद चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया। बारकैफ अब जनरल बाजवा पे ये एलेज करना कि उनकी डबल गेम थी, उसमें अगर तो वो इमरान को सपोर्ट करे तो फिर तो डबल गेम नहीं है, और अगर वो अपने न्यूट्रल रोल पे खड़े हों तो फिर क्या वो डबल गेम है? ये सवाल है आपके आगे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि मेरा फ्रैंकली मैं इस बात का बड़ी शिद्दत के साथ इसका इजहार करता हूं कि इमरान के ऊपर मुकदमात बनते हैं। इमरान के ऊपर मुकदमा बनता है पंजाब असेंबली के वाकयात पर, बशमूल परवेज इलाही बनता है, आईनी उस सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर मुकदमात बनते हैं, उस साइफर के मामले पर मुकदमात बनते हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ बारहा खिलवाड़ करने पर बनते हैं, कासिम सूरी के खिलाफ बनता है, एग्जाम्पलरी सजाएं बनती हैं इनके खिलाफ। लेकिन सिचुएशन ये है कि मैं इस पूरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कितना पोलराइज और करूं। मैं इनके मुकदमा कायम करता हूं आज इसी वक्त, तो तकसीम शुदा मुआशरे, मैं बतौर हुकूमत इस मुल्क के अंदर एक यूनिटी और यूनिफिकेशन भी चाहता हूं। आपके दोस्त ने भी सवाल किया, तकरीम ने पूछा कि जो मुलाकातें हो रही हैं, अच्छी बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, हम सब पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। अगर बातचीत हो तो इससे बेहतर बात कोई नहीं है, लेकिन बातचीत किससे करें? सियासी अनासर से बातचीत होती है। इमरान जैसे गैर सियासी अनासर से बातचीत करने में एक फरीक को बड़ी मुश्किल होती है, हम तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, देखिए इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये सियासी काम है, अदालतों का काम है, पार्लियामेंट का काम है। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आईनी किरदार में रहते हुए सियासत से दूर रहे तो ज्यादा मुनासिब। नहीं, देखिए मेरा बड़ा सिंपल रिजॉल्व है इस पे। अगर 65% असेंबलियां सिर्फ इस बुनियाद पर, मैंने तो सवाल आपके सामने रखा है कि अगर वो असेंबलियां आपकी हुकूमत कायम रखें तो उन असेंबलियों का वजूद रहे, अगर वो आपकी हुकूमत कायम ना रखें तो उन असेंबलियों का वजूद खत्म हो जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? चाहती थी कि नूर से शीम को निकाल रही, अब मियां साहब की ना आना यहाँ पे क्या जो है ना वो गमाजी करा, तो क्या मियां नहीं साहब आइंदा इलेक्शन तक पाकिस्तान में होंगे? नहीं, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि बहुत जल्द होंगे। और दूसरा मैं आपसे ये कह सकता हूं कि शीन नून के साए में ही पलती है, ऐसे नहीं होता। इमरान खान की साइफर वाली झूठ पर मबनी कहानी फेल हो चुकी। साइफर कहानी अया होने के बाद इमरान खान नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदों पर मुखालफत की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान कसूर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर मुख्तलिफ न्यूज अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर खबर रहे आपकी नजर में।